नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट टीआरए वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अकाउंट्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, बिजनेस के क्वेश्चन और ऑडिटिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर का ही पहला क्वेश्चन है, जहां पर लिखा हुआ है द्विप्रविष्टि प्रणाली किस अवधारणा या किस अवस्था से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब द्वीप जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी कौन सी अवस्था से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो बनाइए, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखा प्रविष्टियां करते हैं, उसके बाद वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद सारांश निकालते हैं। तो सारांश किससे निकालते हैं? अंतिम अकाउंट से, यानी कि फाइनल अकाउंट से, जिसमें फाइनल अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है। प्रारंभिक बही में क्या आता है? प्रारंभिक पुस्तिका में क्या आता है? इसमें आता है जर्नल एंट्री। ठीक है, और वर्गीकरण में लेजर आता है और क्या आता है? ट्रायल बैलेंस आता है। ठीक है, तो यहां पर हम आर्थिक स्थिति की जानकारी कैसे करेंगे याद? अंतिम खाते बनाकर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाता है। अंतिम खाते बनाएंगे तो हमें अपने व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, लेखांकन सिद्धांत सामान्य आधारित होते हैं। वस्तुपरकता, ऑप्शन बी है व्यक्तिपरकता, ऑप्शन 3 है दर्ज करने की सुविधा, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे सामने वस्तुपरकता। वस्तुपरकता इसका करेक्ट आंसर वस्तुपरकता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बैंक द्वारा कमीशन चार्ज करने की प्रविष्टि क्या होगी? बैंक द्वारा कमीशन चार्ज करने की प्रविष्टि क्या होगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 एंट्रियां हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्यापार में पशु या घोड़ा बैल क्रय करने पर डेबिट किया जाता है। तो डेबिट किया जाता है, ये क्या है? पशु। जब भी पशु से व्यापार होता है, पशु खरीदे जाते हैं तो लाइव स्टॉक का क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक को परचेज करेंगे तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और बदले में क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर लाइव स्टॉक परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से दोहरा लेखा प्रणाली की प्रधान बही हैं? जर्नल खाता बही, तलपट, व्यापार खाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधान, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रधान बही है। तो बही खाता, बही क्या होती है? बही खाता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खतौनी का अर्थ है खाता बही में खातों की शेष से तलपट तैयार करना। सेकंड ऑप्शन है जर्नल से व्यापारिक सौदे का लेखा करना। थर्ड ऑप्शन है चिट्ठे से अलग वर्ष के लिए शेष लाना। फोर्थ ऑप्शन है प्रारंभिक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, प्रारंभिक बही से क्या करेंगे? प्रारंभिक बहियों से खाता बही प्रविष्टि करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं खतौनी का मतलब यही है कि पहले बहियां बनाई जाती हैं। कि बहियों में क्या होता है? केस बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, परचेज सेल्स रिटर्न बुक होती है, बिल्स पेबल्स बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। ठीक है, और जनरल प्रॉपर होती है। ठीक है, तो इनके जो खाते बनते हैं उनसे
क्या बनाया जाता है, खाता बही लेजर बनाई जाती है। ठीक है, जो जनरल एंट्री होती है इनसे लेजर बनाई जाती है और ये लेजर इस तरह से होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, और 7 क्वेश्चन हमारे सामने है। रिटर्न आउटवर्ड बुक कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड को क्या कहा जाता है, करे वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी बुक, या करे या विक्रय। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया है, रिटर्न यानी कि परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक को क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, और इनवर्ड को बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ऑप्शन और सही हो जाएगा। परचेज रिटर्न को क्या बोलेंगे, याद रखना है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, देखिए इसे याद रखना है। परचेज किया, अपने पास आया वस्तु, अब वापस आउटवर्ड यानी कि बाहर चली गई। ठीक है ना, तो खरीदा हुआ माल जब वापस लौटाया जाता है तो खरीदा हुआ रिटर्न आउटवर्ड हो जाता है। आउटवर्ड यानी बाहर बेचना, आउटवर्ड यानी बाहर बेचना। ठीक है, रिटर्न यानी लौटाना। ठीक है, और खरीदा हुआ लौटाना क्या हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड होगा जो सेल्स वापसी होगी। ठीक है, सेल्स वापसी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रय पुस्तक में लेखा किया जाता है। क्रय पुस्तक में लेखा किया जाता है नगद माल के क्रय का, उधार माल के क्रय का, माल के नगद एवं उधार का, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जब भी माल, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर माल हमने उधार खरीदा है तो ही क्रय बुक में एंट्री की जाएगी। ठीक है, नगद में खरीदा हुआ कहाँ पर जाता है, केस बुक में जाता है। और अगर कोई एसेट्स भी खरीदी है तो भी उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में जाती है, ना कि क्रय बही में। ठीक है, तो क्रय बही में किसकी एंट्री हो जाएगी, उधार खरीदा हुआ माल ही आता है, उधार खरीदा हुआ माल ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 के क्वेश्चन की बात करते हैं। और 9 क्वेश्चन है, विक्रेता द्वारा क्रेता को जमा चिट्ठी भेजी जाती है। माल का मूल्य कम लगने पर, माल की अधिक मात्रा भेजने पर, अनिश्चित दर पर, कम बट्टा काटने पर, बीजक को जोड़ भूल से कम लगने पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित दर से कम बट्टा काटने पर, अनिश्चित दर से कम बट्टा काटने पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अशुद्धियों को के हो जाने पर तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नहीं मिलेगा भूल की अशुद्धियों के कारण, सैद्धांतिक अशुद्धियों के कारण, खातों के शेष तलपट में ले जाने से रह जाने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर कोई खातों का शेष है जो ले जाने से रह जाता है तो तलपट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर भूल की अशुद्धि हुई तो खाता मिल जाएगा, क्योंकि भूला हुआ डेबिट भी भूल जाएगा, क्रेडिट भी भूल जाएंगे। एंट्री भूल गई तो डेबिट भी भूल गई, क्रेडिट भी भूल गई, तो उससे तलपट प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर सैद्धांतिक अशुद्धि हुई तो सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या होता है, जो डेबिट की मद होती है वो डेबिट ही होती है। ठीक है, डेबिट की मद, जैसे कि मशीनरी का अकाउंट है तो उसे एक्सपेंसेस में लिख लिया, तो रूल्स क्या है, सैद्धांतिक गलती हुई है लेकिन जो डेबिट की मद थी वो डेबिट में ही हुई है, इस कारण से वहां पर भी तलपट मिल जाएगा। लेकिन खातों का जो शेष है वो ले जाने से रह जाता है तो क्या हो जाएगा, तलपट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मशीन में नया उपकरण लगाने पर किया गया व्यय क्या है, पूंजीगत भुगतान, पूंजीगत हानि, पूंजीगत व्यय और आयगत हानि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगी, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, तो मशीन का जो नवीनीकरण किया गया है वह पूंजीगत क्या होंगे, खर्चे यानी कि पूंजीगत व्यय होंगे। ठीक है, पूंजीगत व्यय, जब भी प्रोडक्शन बढ़ाने या क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है खर्चा तो वो होता है पूंजीगत व्यय। और ऐसा खर्चा जो बार बार हर वर्ष
रेगुलर कंटिन्यू करना पड़ता है वो आयगत होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है मशीन की तो वो पूंजीगत व्यय आएगा, क्योंकि ये हर बार नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। ये एक बार लग जाता है, बार बार इसकी आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये पूंजीगत व्यय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में चल संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से चल संपत्ति नहीं है, यानी कि करंट एसेट्स नहीं है। रोकड़ केस है, प्राप्य विपत्र है, स्टॉक भी है, मशीनरी नहीं है, ठीक है। मशीनरी नहीं है, करंट एसेट्स मशीन नहीं होती हैं, ये फिक्स एसेट्स होती हैं, ठीक है, फिक्स एसेट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अमूर्त संपत्तियों का एक उदाहरण है। अमूर्त संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी संपत्ति के रूप में होती है, जैसे कि लाभ हानि खाते का डेबिट शेष होना, प्रारंभिक व्यय करना, ऋण पत्रों के जारी करने पर दिया गया बट्टा या ख्याति और शाख, ठीक है। तो ख्याति एक प्रसिद्ध यानी कि फेमस नाम है ना, तो होता है, ये क्या होता है? अमूर्त संपत्ति होता है, ना कि इसका कोई दिखावा नहीं होता है, ठीक है। कोई एसेट्स किसी की प्रसिद्धि को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ऐसे ख्याति या शाख होती है जो क्या होती है? अमूर्त संपत्ति होती है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी संपत्ति के संबंध में अप्रचलन का कारण है भौतिक ह्रास, बाजार मूल्य में गिरावट, घिसावट, नवीनीकरण या आविष्कार। किसी संपत्ति के संबंध में अप्रचलन का कारण है, ठीक है। अप्रचलन का कारण है, तो यहाँ पर अप्रचलन कब होगा? जब कभी नवीन आविष्कार हो जाए या नवीनता आ जाए, तो वो होता है यहाँ पर किसी संपत्ति के अप्रचलन का कारण, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की रकम। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की रकम प्रतिवर्ष समान रहती है, प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती है, प्रतिवर्ष बढ़ती है, प्रतिवर्ष घटती है। तो क्रमागत ह्रास में प्रतिवर्ष ह्रास की जो राशि है, ठीक है, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो प्रतिवर्ष क्या होती है? घटती जाती है, क्योंकि मूल्य कम होता जाता है, उसके बुक वैल्यू कम होती जाती है, तो उसके डेप्रिसिएशन की रेट सेम रहती है, लेकिन मूल्य में क्या होता है? गिरावट आती रहती है, ठीक है, मूल्य में गिरावट आती रहती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रमेश और महेश 32,000 और 24,000 पे पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उन्होंने नरेश को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, पूंजी 30,000 पे लाया, ठीक है। फर्म की ख्याति होगी, फर्म की ख्याति होगी। अब 1/4 भाग के लिए लाया तो कितना हो जाएगा? 30,000 पे लाया वो, तो 1/4 भाग के लिए लाया, तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 पे टोटल कैपिटल हो जाएगी। अब टोटल कैपिटल में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तीनों कैपिटल को, ठीक है। 30 30 62, 66 और 86 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 में से माइनस करा 86, 4 14 34,000। 34,000 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला? ठीक है, वापस समझिए। क्या करा? एक नरेश व्यक्ति है जो फर्म में शामिल होना चाहता है, वो 1/4 भाग के लिए फर्म में आना चाहता है, ठीक है। अब वो 30,000 पे कैपिटल लाया, तो टोटल फर्म की कैपिटल हो जाएगी कितनी? 30 उसकी खुद की कैपिटल है जो 1/4 भाग है, मतलब 1/4 भाग है, तो कंपनी का पूरा टोटल कैपिटल होगी 1,20,000 पे। क्यों? 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,20,000 पे, ठीक है। 1/4 रेशो है उसका, तो 1,20,000 हो जाएगा। अब टोटल कैपिटल कितनी है? 84। सभी को प्लस कर दिया, तीनों की कैपिटल को प्लस कर दिया, तो 84,000 हो जाएगी, ठीक है। बची हुई क्या हो जाएगी? बची हुई फर्म की गुडविल हो जाएगी, फर्म की गुडविल हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा मनी है, जो एक्स्ट्रा कैपिटल है, वो क्या है? गुडविल है, फर्म की गुडविल है, ठीक है। तो यहाँ पर 34,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिलाभ ज्ञात करने का सूत्र। अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है,